नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी की कवायद शुरू हो गई है। ये खबर हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं और अब ये खबर कभी भी आ सकती है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा। दरअसल आरएसएस सरकार और संगठन के साथ मीटिंग करने के बाद दिल्ली लौटे बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने दिल्ली आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। माना जा रहा है कि बीजेपी को जल्द ही यूपी में नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान बीजेपी कर देगी। उत्तर प्रदेश में लगभग 1.25 साल के बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन हाल में बिहार सभा चुनाव में जो एक भारी जीत बीजेपी और उसके गठबंधन को मिली है, उसके बाद संघ बीजेपी यूपी में 2027 के लिए सक्रिय हो गए हैं। इस पूरे मसले पर, इस पूरी राजनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आजतक.in के एसोसिएट एडिटर कबूल अहमद। तो कबूल भाई, आपने चूंकि इस पर रिपोर्ट भी लिखी है, तो आपसे तो सीधा सवाल पहला यही है कि कौन बन रहा है यूपी का नया प्रदेश अध्यक्ष? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन बन रहा है, ये बात सिर्फ जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सिवा मुझे लगता है फिलहाल किसी को नहीं पता। लेकिन पिछले दिनों जो खासतौर से बीएल संतोष जब लखनऊ आए थे और जब वो समन्वय बैठक हुई, उस बैठक में उन्होंने जो संभावित नाम था खासतौर से उसको लेके जो शीर्ष नेतृत्व जिन लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहता है, उन नामों को मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम और आरएसएस के सरकारवा अरुण कुमार जी के बीच साझा किया और उन्होंने बताया कि ये संभावित नाम है और ये नाम है। उस पे उन्होंने उत्तर प्रदेश के नेताओं की, खासतौर से चाहे वो सरकार के हों या संगठन की, उनके साथ राय मशवरा करने के बाद बीएल संतोष जब दिल्ली वापस आए और कल जो है उनकी पार्लियामेंट में ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ एक बैठक हुई, एक मुलाकात हुई। मुझे लग रहा है कि उस बैठक में उन्होंने जो उत्तर प्रदेश से जो चीजों को समझे हैं, खासतौर से प्रदेश अध्यक्ष को लेके, उस नाम को और उसमें को लेके जो भी जिनकी जो पसंद थी उसको साझा किया है। अगर हम बात करें तो खासतौर से एक बात की चर्चा जरूर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो पहली पसंद है वो स्वतंत्र देव सिंह हैं। दूसरी पसंद के तौर पे ये माना जाता है कि अगर ओबीसी के बजाय ब्राह्मण चेहरा किसी को बना जाए तो उसके लिए दिनेश शर्मा की बात हो रही है कि दिनेश शर्मा हो। ये तो बात नहीं मुख्यमंत्री की पसंद की, लेकिन क्या मुख्यमंत्री की पसंद को ही प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे शीर्ष नेतृत्व स्वीकार करेगा? मुझे थोड़ा सा लगता है इस पे संदेह कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष नेतृत्व तो चाहता है कि सरकार और संगठन एक साथ तालमेल बना के चलें, लेकिन उत्तर प्रदेश में की राजनीति को अगर देखें तो वो पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के ऊपर निर्भर नहीं रखना चाहती। केंद्र नेतृत्व जो है कुछ चीजें अपने हाथ में भी रखना चाहती है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का जो फैसला है वो खास तौर से शीर्ष नेतृत्व की पसंद की प्राथमिकता को अहमियत दी जाएगी। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कि अपर क्लास से आते हैं, तो ऐसे में जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो निश्चित तौर पे किसी ओबीसी समुदाय से ही बनेगा। लेकिन जब आप कहते हैं तो उसमें तो थोड़ा सा और हमें जूम इन करने की जरूरत महसूस होती है कि ओबीसी समुदाय में तो बहुत सारी जातियां आती हैं। क्या उनमें कोई जातिगत समीकरण है जो अहम है? क्या आप उन जातिगत समीकरणों में किन नेताओं के नाम हैं? कुल मिलाकर अगर कोई लोध जाति से है, अगर कोई पाल जाति से है, अगर कोई कुर्मी है, अगर कोई कुशवाहा है, कोई जो भी नेताओं के नाम है, अगर आप उन पर भी थोड़ा खुलासा करें। नीरज भाई, खासतौर से अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को हम 2014 के बाद से अगर देखते हैं तो भारतीय राजनीति में उत्तर प्रदेश में भाजपा का पूरा फोकस जो है गैर यादव ओबीसी पे रहा है। इसीलिए आप देखेंगे खासतौर से गैर ओबीसी वोटों को साधने की लगातार कवायद की जा रही है। और उसी के तहत जो है जब 2014 के लोकसभा चुनाव नतीजे आए उसके बाद सबसे पहली जो बागडोर दी गई वो दी गई केशव प्रसाद मौर्य को, जो कि मौर्य समुदाय से आते हैं, गैर यादव ओबीसी से हैं। उसके बाद महेंद्र नाथ पांडे बने प्रदेश अध्यक्ष, फिर उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह बने, फिर उसके बाद जो है भूपेंद्र चौधरी बने। तो इसमें देखें तो 4 लोग जो है 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की कमान संभाली है। इन चारों में अगर देखा जाए तो 3 ऐसे नेता हैं जो गैर यादव ओबीसी से आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य मौर्य समुदाय से हैं, स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी हैं,
तीसरे जो हैं वो भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं, जो कि जाट समुदाय से हैं। महेंद्र नाथ पांडे ब्राह्मण हैं। तो और खास तौर से महेंद्र नाथ पांडे को प्रदेश अध्यक्ष की कमान तब दी गई थी जब उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बना दिया गया था। तो बीच में जो कुछ कार्यकाल का था, खासतौर से लोकसभा चुनाव 2019 से पहले उनको कमान दी गई। और वो महेंद्र नाथ पांडे उस वक्त एक बात बड़ी वो हुई कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुर समुदाय से हैं, तो ठाकुर बनाम ब्राह्मण की पॉलिटिक्स ना हो, तो उसको जो सामाजिक संतुलन है उसको बनाने के लिए जो है ब्राह्मण समुदाय से आने वाले महेंद्र नाथ पांडे को अध्यक्ष की कमान संभाली गई। लेकिन उसके बाद जैसे ही 2019 का चुनाव हुआ, उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई। तब से लेकर आप देखें तो ये पैटर्न बता रहा है कि जिस तरह से गैर यादव ओबीसी में 3 प्रमुख जातियों को भारतीय जनता पार्टी अभी तक प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर दे चुकी है, तो मुझे लगता है कि अब जो खास तौर से गैर ओबीसी में 2 बड़ी जातियां हैं जिनकी बात आप कर रहे थे नीरज भाई, उसमें एक लोध समुदाय है और दूसरा जो है निषाद समुदाय है। अगर हम लोध समुदाय में बात करें तो मुझे 3 प्रमुख नाम याद आते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक हार्ड कोर वोट बैंक रहा है, वो लोध समुदाय रहा है। तो लोध में धर्मपाल सिंह, जो कि अभी योगी सरकार में मंत्री हैं, आंवला से विधायक हैं। दूसरा नाम बीएल वर्मा है। बीएल वर्मा बदायूं से हैं और जो है वो भी लोधी समुदाय से आते हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं। तीसरा नाम जो है मुझे लगता है कल्याण सिंह के जो पोते हैं और संदीप सिंह, वो एक हैं। खासतौर से ये 3 ऐसे नाम हैं जो लोध समुदाय से हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत कोर वोट बैंक रहा है। लोध समुदाय से भारतीय जनता पार्टी के जब से गठन हुआ है, उसमें कल्याण सिंह पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे, बाद में मुख्यमंत्री भी बने। तो अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये परंपरागत भाजपा का वोट रहा है एक लोध। अगर लोधों में कोई पसंद होगी तो इन्हीं तीनों में से एक प्रमुख किसी के नाम तो मोहर लग सकती है। और तीनों में मुझे लगता है कि जो प्रमुख नाम है मुझे, वो बीएल वर्मा का एक नाम मुझे अहम नजर आता है कि वो, क्योंकि वो अमित शाह के भी करीबी हैं, मोदी के भी करीबी हैं और जब से आए हैं और संगठन में रहे हैं लंबे समय से, तो एक ये है। लेकिन दूसरी तरफ जो है, अगर कहीं संदीप सिंह की बात आती, कल्याण सिंह, तो उनके साथ एक बड़ी चीज होगी कि कल्याण सिंह की विरासत, जो हिंदुत्व की राजनीति, ओबीसी, लोध, तीनों समीकरण साधा जा सकता है ये। और एक दूसरा नाम जो है धर्मपाल सिंह। धर्मपाल सिंह संगठन के आदमी रहे, पुराने आदमी हैं, संघ के वफादार हैं, बहुत सॉफ्ट नेचर के हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो आज तक लगातार, जब से चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार वो चुनाव जीत रहे हैं और कोई चुनाव नहीं, और जब से योगी सरकार हर बार मंत्री बनते हैं, बेदाग छवि के हैं, कभी किसी तरह के आरोप नहीं लगे हैं। तो मुझे लगता है अगर लोध बनाने की बात आती है तो वो योगी की भी पसंद हो सकते हैं और नेतृत्व की, शीर्ष नेतृत्व की भी हो सकते हैं। तो अगर इस तरह की केमिस्ट्री बनती है तो ये एक वो हो सकता है। अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं निषाद वोटों की, अगर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी में जो तीसरी सबसे बड़ी जाति है कुर्मी कुशवाहा के बाद, वो निषाद समुदाय है, जो कि बड़ा वोट बैंक है, करीब 5 से 6% उत्तर प्रदेश में वोट है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक उसका बड़ा वोट बैंक है। और ये वोट बैंक में अगर बात आती है तो इसमें बाबूराम निषाद, जो कि बुंदेलखंड से आते हैं और वो इस वक्त राज्यसभा सदस्य हैं, संगठन के हैं, स्वतंत्र देव सिंह के साथ लगातार करते रहे हैं उनकी लॉबी में कि अगर कहीं स्वतंत्र देव सिंह नहीं बनते तो अगर निषाद कार्ड आता है तो उसमें बाबूराम निषाद का। लेकिन दूसरा नाम एक जो है वो साध्वी निरंजन ज्योति का भी है। साध्वी निरंजन ज्योति जो कि भगवाधारी हैं, साध्वी भी हैं, ओबीसी से भी जाती हैं, निषाद समुदाय से भी आती हैं। हाल में मैंने देखा जब उत्तर प्रदेश बिहार के अभी मुख्यमंत्री और विधायक दल के नेता चुनने की बात आई थी नीरज भाई, तो केशव प्रसाद मौर्य के साथ साध्वी निरंजन ज्योति का नाम भी था उसमें, और वो सह प्रवक्षक बना के भेजी गई थी। तो उनका भी खासतौर पर, वो 2024 का लोकसभा चुनाव हार गई हैं, इससे पहले वो मंत्री रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये 2 अहम नाम जो है निषाद समुदाय से हैं। तो अगर निषाद समुदाय में आती है तो एक ही होगी। अब बात आती है तीसरी, अगर कौन जात हो सकती है, तो पाल समुदाय भी है। और पाल समुदाय में जो खास तौर से एसपी बघेल हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, ये एक साइलेंट किलर हो सकते हैं अगर पाल समुदाय का आता है। पिछले दिनों हमने देखा कि पूजा पाल को भी भारतीय जनता पार्टी ने साधने की कोशिश की, और अति पिछड़े समुदाय से आते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा कार्य, और अखिलेश यादव के खिलाफ उनको उतारा जा चुका है, दूसरी बार केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री हैं, और तो मुझे लगता है एक वो भी अहम किरदार हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर दूसरी बात, तो इस तरह से और भी नाम चर्चा में लगातार हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का नीरज भाई इतिहास देखा जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी 1984 से लेके और अब 1980 से लेके और अब तक, यानी कि 45 साल के इतिहास में
सबसे बड़ी चीज जो लगती है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी दलित को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनाया। मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि दलित है बीजेपी इस बार। निश्चित तौर पे एक दलित दांव खेल सकती है, और ये कि मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि पिछले 45 साल में आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी दलित नेता प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे नहीं बैठा है। 45 साल का इतिहास बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पहली पसंद प्रदेश अध्यक्ष की रही है वो ब्राह्मण समुदाय रही है। अब तक के 16 प्रदेश अध्यक्ष बने हैं नीरज भाई, और 16 में 7 प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण समुदाय से थे, 6 ओबीसी हैं, 1 राजपूत हैं, 1 मतलब ठाकुर हैं, और 1 जो है भूमिहार हैं, और 1 वैश्य समुदाय से आते हैं। या अगर इन सारी 16 कैंडिडेटों का हम आकलन करते हैं तो उसमें 10 जो है वो अपर क्लास से हैं और 6 ओबीसी से। ओबीसी में भी भारतीय जनता पार्टी की जो पहली पसंद रही है वो कुर्मी समुदाय रही। इन 6 में 3 कुर्मी समुदाय के नेता जो है वो अब तक प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी बैठ चुके हैं, यह वो विनय कटियार हो, स्वतंत्र देव सिंह हो, या फिर एक और सिंह थे, ओम प्रकाश सिंह थे। तो ये 3 कुर्मी नेता उत्तर प्रदेश में भाजपा के अध्यक्ष बन चुके हैं। तो निश्चित तौर पे दलित नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए दलितों में भी नाम 2-3 नाम लगातार उभर रहे हैं, यह वो विनोद सोनकर का नाम हो, इसके अलावा तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए एक मौका है, खास तौर से जब भाजपा के ऊपर ये लगता है कि वो दलित विरोधी है। तो मुझे लगता है कि अगर ये दलित केमिस्ट्री बनाना चाहती है तो एक भारतीय जनता पार्टी के पास एक बेहतर मौका है कि वो इस चीज को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे किसी दलित चेहरे को बैठाकर, जो अब तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश में भाजपा नहीं कर सकी, वो कर सकती है। और खास तौर से अपोजिशन जो दलित विरोधी कटघरे में खड़ा करता है उसको भी काउंटर कर पाएगी। और अगर ऐसा नहीं करती तो मुझे लगता है दूसरी पार्टियों के लिए एक बड़ा मौका होगा जब वो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नीरज भाई भाजपा का नुकसान हुआ है, वो नुकसान जो है वो दलित वोटों ने किया है। जो खास तौर से अलग अलग जातियों में बिखरा हुआ दलित वोट था या गैर यादव ओबीसी था, वो जो भाजपा ने उसको हिंदुत्व की छतरी के नीचे लाए थे, वो खास तौर से जातियों में बिखर गया है। उस संविधान के नाम पे, आरक्षण के नाम पे वो बिखरा है। भाजपा को उसने सबसे बड़ा डंक दिया है उत्तर प्रदेश में। 2024 में जिस तरह से भाजपा की 30 सीटें घटी थी नीरज भाई, उसने भाजपा को पूरी तरह से हिला के रख दिया था। हम लोगों ने देखा है कि लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद किस तरह से संगठन और सरकार को लेकर तनातनी हो गई थी कि सरकार जो है संगठन के लोगों को यानी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देती, दोनों के बीच बेहतर तालमेल नहीं है, जिसका खामियाजा। तो मुझे लगता है कि इस चीज की वजह से और उत्तर प्रदेश में बसपा का जो वोट बैंक, बसपा जिस तरह से कमजोर हुई है और बसपा के जो वोट बैंक पे बीजेपी अपने तक साधती रही है, उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी एक बड़ी सफलता हासिल की थी। तो मुझे लगता है कि ये मौका है जब भाजपा अपनी सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने के लिए दलित दांव भी खेलने का कदम उठा सकती है, और खास तौर से जब उसके ऊपर दलित विरोधी कटघरे में खड़े करने की अपोजिशन की साजिश होती है, तो ऐसे में भाजपा के लिए बेहतर मौका होता है कि तो है। और जब हमने देखा है नीरज भाई कि जिस मुद्दे पे भाजपा को घेरा गया है, जातिगत जनगणना पे हो, आरक्षण पे हो, वो हर कदम को विपक्ष के धराशाही कर देती है। तो मुझे लगता है कि भाजपा, जब बात आई कि गैर यादव ओबीसी में, तो केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र सिंह जैसे नेताओं को भाजपा आगे लाती है। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह को बनाया गया, लेकिन कुर्मी वोट भाजपा नहीं साध पाई। तो मुझे लगता है केशव प्रसाद मौर्य जरूर निश्चित तौर पे जब उनको बनाया गया तो वो बहुत सफल रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी जरूर आए हैं जाट समुदाय के, लेकिन उसके बावजूद जाटों की बेल्ट में भाजपा को हार देखनी पड़ी है। तो मुझे लगता है भाजपा एक नई सोशल इंजीनियरिंग की तरफ देख रही होगी अपने नए अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि जो नया अध्यक्ष होगा नीरज भाई, उसी के नेतृत्व में 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाना है। यानी कि एक संगठन की पूरी तरह से बागडोर उस आदमी के हाथ में होगी। कैंडिडेट के सिलेक्शन में उसका रोल होगा, उत्तर प्रदेश के प्रचार रणनीति में उसका रोल होगा, नैरेटिव सेट करने में रोल होगा। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो 1.25 साल की आप बात कर रहे थे नीरज भाई, भाजपा को उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष चुनने में 1.25 साल इसीलिए लग गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठे योगी आदित्यनाथ के साथ कौन सी ऐसी केमिस्ट्री बनाई जाए, जो एक ऐसी कोई सोशल इंजीनियरिंग बनाई जाए। और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी ही एक अहम है जहां पे ये पैरेलल मैसेज दिया जा सकता है कि अगर सत्ता की बागडोर हम किसी अपर क्लास के हाथ में दिए हैं तो हम संगठन की कमान भी ऐसे शख्स के लिए हैं, और संगठन जो होता है वो सरकार से हमेशा ऊपर होता है, जिस बात को केशव प्रसाद मौर्य बार बार कहते रहे। तो ये भाजपा के पास एक बेहतर मौका है जब वो खास तौर से अपनी सोशल इंजीनियरिंग को दुरुस्त करती है।
इसीलिए एक ऐसे चेहरे की तलाश के लिए 1.25 साल से मशक्कत चल रही है, और अभी तक मुझे लगता है वो अब घड़ी आ गई है जब 14 जनवरी से पहले, मतलब 14 दिसंबर से पहले, जो कहा जाता है खरमास लग जाएगा, जब जिसमें शुभ अशुभ कोई शुभ काम नहीं होता, तो मुझे लगता है वो जो 12 दिन का टाइम बचा है, 10 दिन का, इन्हीं 10 दिनों में चुनाव है, और किसी दिन भी शाम को एक सूची जारी हो सकती है जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और जैसे राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी का ऐलान हो सकता है। तो मुझे लगता है नीरज भाई, अब भाजपा ने वो एक्सरसाइज कर ली है, अब अनाउंस की बात है, और जो भी मुख्य प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बैठेगा, निश्चित तौर पे उसके जरिए एक मैसेजिंग देने की कोशिश होगी, और एक मैसेज, ऐसे मैसेज देने की होगी कि उत्तर प्रदेश में देखिए, हम सबको साथ लेके चलते हैं, हमारी एक नई सोशल इंजीनियरिंग है। तो मुझे लगता है जिस बात की ओर आप इशारा कर रहे हैं कि दलित समुदाय की आप नहीं हो सकता, तो मुझे लगता है वो दलित समुदाय से की तरफ भी भारतीय जनता पार्टी अपने समीकरण को सोच रही होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 22% दलित वोट है नीरज भाई, जी और वो बिल्कुल। 22% वोट उत्तर प्रदेश की सत्ता के समीकरण बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है, और खासतौर से तब जब बसपा बहुत अपनी कमजोर स्थिति में खड़ी है, कोई लीडरशिप इसके बसपा की अलावा उत्तर नहीं, प्रदेश। इसके अलावा अगर अखिलेश का पीडीए तोड़ना है तो पीडीए का आप ए तो अखिलेश के साथ पूरी तरह कैसे है, और जहां तक पी की बात है तो पी में भी पी का बड़ा हिस्सा यानी यादव अखिलेश के साथ है। तो अखिलेश के पीडीए को में अगर कहीं बड़ा डेंट लगा सकती है बीजेपी तो वो डी पे ही लगा सकती है ना। तो इस नजरिए से बिल्कुल डी यानी दलित काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। नीरज भाई, ये बात निश्चित तौर पे कि जो भाजपा को नुकसान हुआ वो डी ने ही किया है ज्यादा, क्योंकि जो दो जातियां हैं खासतौर से ए और पी, वो तो समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में भी खड़ी दिखी हैं, उससे पहले भी लगातार दिखी हैं, लेकिन जब डी उसके साथ जुड़ा तो वो भाजपा का पूरा खेल खराब कर दिया। अब उस डी को अगर डैमेज करना है, क्योंकि जो सपा का डी है ना, वो परंपरागत वोटर नहीं है। ए से अल्पसंख्यक जो मुसलमान है वो समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट है। ओबीसी में खासतौर से पिछड़ी जाति में जो सबसे बड़ा वोट बैंक है यादव समुदाय का, वो उसके साथ है। इसके अलावा कुर्मी वोटर है, क्योंकि कुर्मी वोटर कोई ऐसा नहीं किसी का पैटर्न वोटर है, वो सजाती वोटर होता है, जहां पे उससे समुदाय कैंडिडेट होता है, वो समय के साथ उसका वोटिंग पैटर्न बदलता रहता है। लेकिन डी समुदाय वो सपा के साथ जो संविधान आरक्षण के मुद्दे पे आया है, आरक्षण और संविधान दो एक बड़े मुद्दे लोकसभा चुनाव में टल रहे हैं, वो भाजपा को, सपा के लिए बड़े कारगर रहे और भाजपा के लिए बड़े नुकसानदेह हैं। अगर उसको भरपाई करना है उस डी को, सपा को, क्योंकि अगर सपा का डी डैमेज नहीं हुआ नीरज भाई, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए अपनी सत्ता को बचाए रखना भी मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि भाजपा इस बात को समझ रही है, और उस डी को डैमेज कंट्रोल करने के लिए किसी दलित चेहरे पे, खासतौर से तब जब बसपा कमजोर स्थिति में है और दलित की लीडरशिप उत्तर प्रदेश में कोई दिख नहीं रही, चंद्रशेखर उस तरह से खड़े नहीं है, कांग्रेस संविधान एक बार वो कैश हो गया है, सपा और कांग्रेस का जो दलित कार्ड था, जरूरी नहीं है, मैं बार बार कहता हूं कि एक चेक एक बार कैश होती है, दोबारा नहीं होती है, अगर वो दोबारा कैश कराएंगे तो हो सकता है वो ना हो। तो मुझे लगता है कि उस कैश को भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भाजपा के पास देने के लिए भी बहुत कुछ है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी में बैठा के किसी को संदेश दे सकती है, या कभी मंत्री बना के दे सकती है, तमाम आयोगों में बना सकती है। मुझे याद है कि 2022 के चुनाव से पहले बेबी रानी मौर्य, जो कि जाटो समुदाय से आती है, उनकी बड़ी चर्चा थी नीरज भाई, उनकी ऐसी ब्रांडिंग हो गई थी, ऐसी लग रहा था कि वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की डिप्टी उप मुख्यमंत्री न बन जाए, डिप्टी सीएम न बन जाए, ऐसी कवायद हो रही थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो साबित नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि डी को लेके भाजपा कुछ ज्यादा संजीदगी के साथ है। जो आप बात कह रहे हैं कि डी क्यों नहीं बन सकता, मुझे लगता है भाजपा के पास ये सबसे बेहतर मौका है, क्योंकि डी जो काम कर जाएगा वो मुझे लगता है कि दूसरी कास्ट के वोट उतना नहीं करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा का कोर वोट बैंक है नीरज भाई, अपर क्लास खासतौर से हम बात करते हैं, जो अपर क्लास वो भाजपा का बहुत मजबूत से जुड़ा हुआ है, ठाकुर, ब्राह्मण, कायस्थ, भूमियार वोट और वैश्य समुदाय का, ये भाजपा का हार्ड कोर वोट बना है। आज भाजपा के साथ ये तभी दूसरी पार्टी के साथ जाने की रास्ता तलाशेगा जब भाजपा बहुत कमजोर हो जाएगी, फिलहाल वो जा नहीं सकता। तो इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी बहुत समझ रही कि हमसे अपर क्लास कहीं जाने वाला नहीं है। अब उसकी नजर जो है खासतौर से दो है, अति पिछड़ी जातियां हैं और दूसरा जो है वो दलित है। अति पिछड़ी और दलित में से ही कोई डिसाइडिंग पावर में है, और मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे भाजपा इन्हीं दोनों में से एक पे अपना फैसला लेगी। नहीं, बिल्कुल बड़ी विस्तार से आपने बताया कि ये दलित एंगल कितना महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए है। लेकिन एक बात और, हमने बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ की रैलियों में देखा कि वो बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ हैं, अपने कोर एजेंडे पे ही थे बिहार में, जहां हिंदू मुस्लिम चलता नहीं है ज़्यादा।
लेकिन उसके बाद आप आ जाइए, बिहार चुनाव में प्रचंड जीत हो जाती है बीजेपी और उसके गठबंधन की, नीतीश कुमार की। और उसके बाद हम उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं, बिल्कुल अभी अभी ताज़ा ताज़ा फैसला कि घुसपैठियों के खिलाफ छापेमारी हो रही है, डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। तो क्या हिंदुत्व के एजेंडे को नई धार देने की भी कोई राजनीति है बीजेपी के प्लानिंग में? तौर पे नीरज भाई, भाजपा का ये सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड रहा है। अगर आज देखें भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में जब से उसका उद्भव हुआ है, खासतौर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें, तो भाजपा की जो पूरी राजनीति थी वो उत्तर प्रदेश से उभरा मैं हुआ इसमें है। जोड़ देता हूं कि हाल में ध्वजारोहण, राम मंदिर पर जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ, उसे भी सीधा सीधा इस बात से जोड़कर देखा गया कि हिंदुत्व की राजनीति को 2027 के लिए धार दी जा रही है। निश्चित तौर पर नीरज भाई, मैं वही उसी दशा में आ रहा हूँ कि भाजपा का राजनीतिक जो उद्भव होता है 1980 में जब गठन होता है, और उस समय भाजपा का एजेंडे में 80 में जो है वो गाय होती थी। कि उस वक्त आप देखेंगे तमाम जगह नारे होते थे। बिहार में कटती मतलब नारा था, गाय हमारी माता है, गफूर उसे खाता है। दूसरा उत्तर प्रदेश में नारा लगता था, कटती गाय करे पुकार, बदलो इन हत्यारों की सरकार। पहले गाय पे था, लेकिन ये ट्रम्प गाय का मुद्दा भाजपा को बहुत ज्यादा कैच नहीं हो पाया। तब भारतीय जनता पार्टी, नीरज भाई आपको याद होगा, शिमला हिमाचल प्रदेश में 1984 के बाद वो होता है और राम मंदिर का मुद्दा उसमें जाना जाता है। और राम मुद्दा भाजपा का ऑफिशियल जो उसके घोषणा पत्र में शामिल होता है, उसमें प्रस्ताव पास होता है, वो राम मंदिर का होता है 1984 के बाद। और फिर उसके बाद लाल कृष्ण अडवाणी जो है पूरी रथ यात्रा के लेके निकलते हैं। नीरज भाई, कैसे माहौल होता है, उसके केंद्र में उत्तर प्रदेश की राजनीति होती है। तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को, और आप देखें 2 से लेकर 89 सीटें पे तब्दील हो जाती भाजपा। तो बीजेपी ने उस चीज को समझा था। फिर उसके बाद भाजपा ने खास तौर से आज के जो है आप बात कर रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर हो या फिर मथुरा काशी का मुद्दा हो, इसके अलावा अब आ जाइए योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से जिस तरह से योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को केवल काम करते नहीं, हिंदुत्व को जीते हैं, और उनकी वेशभूषा सब में हिंदुत्व झलकता है। उनका कपड़ा भी हिंदुत्व झलकता है, उनका एक्शन भी हिंदुत्व की तरह होता है। उनकी जो राजनीतिक स्टाइल, तौर तरीके हैं, वो भी हिंदुत्व को धार देने वाले हैं। आरएसएस और बीजेपी और सरकार के बीच जो समन्वय बैठक हुई नीरज भाई, उसमें भी इस बात को हुआ है कि राम मंदिर मुद्दे को कैसे गांव गांव पहुंचाना है। 1 जनवरी से कैलेंडर उसके बन के वो बांटे जाएंगे, गांव गांव भाजपा के और संघ के कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। दूसरी चीज ये है कि उपलब्धि बताया जाएगा कि देखिए राम मंदिर बनाई गई। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो विराट हिंदू सम्मेलन होने जा रहा है शहरों में, खासतौर से लखनऊ में बड़ा विराट सम्मेलन होगा और उसके केंद्र में योगी आदित्यनाथ होंगे। तो आप समझ सकते हैं हिंदुत्व का मुद्दा कितना अहम भाजपा के लिए है। इसके अलावा जिस चीज की आप जिक्र कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जिस तरह से डिटेंशन सेंटर या फिर घुसपैठिया, तमाम मुद्दे उसके केंद्र में, वो जो जातियों में बिखरा हुआ हिंदू है, 2000 बिखर गया है, उनको फिर से एक छतरी के नीचे लाना है। और क्योंकि भाजपा जानती है और संघ भी जिस तरह से तमाम अलग अलग जातियों में बिखरे हिंदू रहे हैं, उनको एकजुट प्लेटफॉर्म पे लाई है, उससे ही भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो सत्ता का वनवास था 2017 में खत्म हुआ। यही जो चीज है वो कारगर उनकी जो है महाराष्ट्र में भी काम आई, हरियाणा में भी। अभी बिहार के चुनाव में भी जो धार्मिक ध्रुवीकरण का दांव था, उसमें जो अलग अलग जातियों में बिखरे हैं, अगर बिहार जैसे इलाके में भाजपा अगर इसको अमली जामा पहनाने में और संघ कामयाब हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा तो इसको बहुत पहले पहना चुकी है। कल्याण सिंह जैसे चेहरे को आगे करके, जो उस समय 90 के दशक में मंडल के दौर में जब होता है, उस वक्त कल्याण सिंह जो है प्रचंड बहुमत के साथ आते हैं और सरकार बनाते हैं और फिर बाबरी विध्वंस होता है। तो आप समझ सकते हैं नीरज भाई कि भाजपा के लिए ये कितनी बड़ी चाशनी है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां भाजपा के तीनों कोर एजेंडे हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, ऐसी जगह में भाजपा हिंदुत्व की धार को देके ही उस चीज को, खास तौर से जो समाज है उसको मजबूत कर सकती है। और अपने कोर वोट बैंक, खासतौर से जो अपना सोशल इंजीनियरिंग है, उसमें हिंदुत्व की धार है। लेकिन उस हिंदू है कि अगर आप केवल ये समझें कि केवल भाजपा हिंदुत्व की धार पे काम करेगी, भाजपा हिंदुत्व के साथ साथ
सोशल इंजीनियरिंग पे भी काम करती है, वो विकास के मॉडल पे काम करती है, उसके पास तमाम पहले 3 जगह अगर देखा जाए तो भाजपा के, राष्ट्रवाद का मुद्दा भी है। हाँ, राष्ट्रवाद का मुद्दा है। और जिस तरह से अभी वंदे मातरम पे संसद में डिबेट चल रही है, SIR का मुद्दा चल रहा है, ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी को एक नया आ गया है कि ऐप जो संचार क्रांति वाला है, वो भी आप देखिए, वो उसको भाजपा ये बताने के लिए कि भाई ये तो राष्ट्रवाद को मजबूत करने की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है कि हम कोई इस तरह की, खासतौर से वो तब जब दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है और उसके बाद तो अपोजिशन के लिए, भले ही अपोजिशन कह रही है प्राइवेसी का मामला है, लेकिन समाज में मैसेजिंग क्या जा रहा है, भाजपा किस तरह से इसको एजेंडे को किस तरह से धार देगी। तो मुझे लगता है भाजपा के तर्कस में बहुत तीर है नीरज भाई, केवल हिंदुत्व नहीं है, हिंदुत्व को ओपनली योगी आदित्यनाथ धार देते हैं क्योंकि यो योगी की मनपसंद पिच है, और हिंदुत्व के पिच पे अगर कोई उतरेगा तो भाजपा को हिंदुत्व के पिच में मात नहीं दे सकता। इसीलिए हमने देखा है कि चाहे जितना राहुल गांधी ने सॉफ्ट हिंदुत्व का दांव चला हो, लेकिन कोई दांव काम नहीं है, या अखिलेश यादव ने सॉफ्ट हिंदुत्व का दांव चला लेकिन भाजपा को मात नहीं दे सके। आखिर में मात जो दिया वो है कास्ट के पिच पे, जात के पिच पे, आरक्षण के पिच पे, संविधान के पिच पे। ये एक ऐसी पिच है जहां भाजपा असहज हो जाती है। तो समाजवादी पार्टी का आप देखेंगे, अखिलेश यादव का पीडीए एजेंडा है, उससे अलग अखिलेश यादव इधर उधर नहीं भाग रहे हैं। राहुल गांधी भी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा को लग रहा है कि जो विपक्ष का नैरेटिव है उसको काउंटर करने के लिए उनके पास जो सबसे कारगर हथियार वो हिंदुत्व है। अगर हिंदुत्व के पीठ पे हम इनको ले आए और हम तमाम जातियों को उसी तरह से, आप देखिए कि संभल का मुद्दा हो या फिर योगी आदित्यनाथ उस तरह की चीजों को पनपा रहे हैं ताकि उस पिच पे अपोजिशन को ला सके। अपोजिशन की साजिश है कि हम उनको अपनी पिच पे ला सकें। तो दोनों के बीच जो सहमत का खेल चल रहा है, अगर भाजपा के पिच पे अपोजिशन जाता है तो मुझे नहीं लगता नीरज भाई कभी जीत पाएगा। अब अपोजिशन चाहता है वो मेरे पिच पे आ जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह से कटोगे तो बटोगे, हिंदुओं को एकजुट करने का दांव चला, वो बाईपोल में मुझे दिखा। फिर यही चीज उन्होंने बिहार में किया, उसमें भी फल रहा, महाराष्ट्र में भी रहा, और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में वो 1 साल पहले से सियासी माहौल को हिंदुत्व के रंग में रंगना शुरू कर दिए हैं। और इस बार तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के साथ साथ संघ भी उसी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है और संघ भी उसी रोल में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश संघ जो है कि 100 साल पूरे हो चुके हैं नीरज भाई। संघ कभी नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में जहां पे उसका कोर एजेंडे हैं वहां से भाजपा हटे। उत्तर प्रदेश में संघ भी चाहता है कि भाजपा उसी तरह से उसकी राजनीतिक प्रयोगशाला बन जाए जैसे गुजरात बन गई है। तो मुझे लगता है अगर गुजरात की सियासी प्रयोगशाला बनाना है तो इनको तमाम चीजें हैं, विकास का मॉडल है राष्ट्रवाद का मुद्दा है हिंदुत्व का एजेंडा है, धार्मिक ध्रुवीकरण का है, और अपनी सोशल इंजीनियरिंग का। तो हर तरह से कवायद की जा रही है, उसे के इर्द गिर्द प्रदेश अध्यक्ष की तलाश की जा रही है। बिल्कुल। तो दोस्तों, हमारा जो हमने जहां से शुरुआत की थी वहीं पे कबूल भाई ने खत्म किया है बातचीत को कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। इस बात को लेकर बीजेपी की इस बात को लेकर बहुत चर्चा है कि बीजेपी का यूपी में प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि आने वाले 1.25 साल में 2027 के चुनाव तक जो भी चुनावी रणनीतियां बननी हैं उसके नज़रिए से ये पद बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी नज़र बनी रहेगी इस पर और इसमें हो रही तमाम डेवलपमेंट्स को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कबूल अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।